हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में, यानी कि खेती आधारित आजीविका प्रणालियाँ। इस वीडियो में हम एमसीक्यू की बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम थ्योरी बेस्ड आपके जो थ्योरी है ना उसको समझेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू की वीडियो आएगी। इसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 3-4 दिन आपकी यहाँ पर क्लास लगने वाली है किसकी, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की, ओनली ऑन एग्री एम्पायर पर, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपका मैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम पूरा आपका क्लियर करके देने वाला हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पर इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इस चैनल में मिलने वाले हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी आपको यहाँ पर पैसे देने की जरूरत नहीं रहने वाली है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो भी अपडेट्स रहते हैं, ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ एग्री एम्पायर पर। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपका टाइम टेबल आया था, नया टाइम टेबल आया था, उस पर मैंने वीडियो बनाई, और फिर से अभी वो चेंज हुआ, RVS के भी, JN के भी, है ना। तो उन पर मैंने कहाँ पर डाल दी, व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दी। छोटा सा अपडेट था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए मैंने व्हाट्सअप पर वो अपडेट डाल दी। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, खेती आधारित आजीविका प्रणालियाँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की। तो यहाँ पर जो है इकाई 1, यानी कि ये पूरा नोट से मेरे पास सब चीज़ आपको पता चलेगा। भारत और विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति, भारत में किसानों और ग्रामीण लोगों की आय, ये टॉपिक है। मतलब अभी जो इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आजीविका अवधारणा और आजीविका, शहरी और ग्रामीण में क्षेत्र में पैटर्न, यानी कि आज हम पढ़ने के वाले हैं जो आपका कृषि है ना, भारत में राज्य में अलग अलग राज्य हैं, उनमें कृषि की स्थिति क्या है, और भारत में जो किसान रह रहे हैं उनकी वार्षिक आय क्या रहती है, और किस पर वो आजीविका क्या है, और आजीविका की हम परिभाषा पढ़ेंगे, और उसकी अवधारणा क्या है आजीविका की, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। नया सब्जेक्ट है आप सभी के लिए, BSc एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नया सब्जेक्ट आ जाता है आप सभी के में। यहाँ पर देखो, भारत की लगभग 58% आबादी की आजीविका प्राथमिक स्रोत क्या है, कृषि पर है। यानी कि लगभग भारत की जो 58% आबादी ना, 58% जो आबादी है वो किस पर निर्भर है, आपकी कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या लिखा है, हालांकि इसके महत्व के बावजूद कृषि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में केवल 18 से 20% का ही योगदान देती है। इसके क्षेत्र में कम उत्पादकता, खंडित भूमि जोत, है ना, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जलवायु भेद्यता और बाजार में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां हैं। इसमें बताया क्या है कि आपका 50% जनता आपकी कृषि पर तो आधारित है, बाकी GDP में ज़्यादा योगदान नहीं है। क्यों योगदान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसान जो है बहुत ही कम जोत है, यानी कि बहुत कम ज़मीन है उनके पास, बहुत कम लैंड है, ठीक है। और यहाँ पर जलवायु आपकी रहती है, यानी कि उतार चढ़ाव रहता है, जलवायु कभी खराब हो गई, ओला वर्षा बारिश हो गई तो उससे फसल खराब हो जाती है, तो इससे किसानों का नुकसान होता है, जिससे कि GDP आपकी सही नहीं मिल पाती, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद आपका बहुत कम ही रह जाता है। अब यहाँ पर देखो, प्रमुख फसलें और कृषि क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर देखो प्रमुख फसलें और कृषि क्षेत्र, ये क्या है, चावल। चावल कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से राज्यों में प्रमुख फसल के रूप में माना जाता है, यहाँ पर है। तो इसको नोट कर लेना अपने किसमें, नोटबुक में, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको ये PDF जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आपको नोट्स चाहिए BSc हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के, तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चावल कौन कौन से आपके राज्यों में जो है प्रमुख फसल के रूप में आप माना जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, तो ये उसके कुछ लिस्ट है। चावल पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में उगाए जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, तो चावल आ जाएगा। यहाँ पर पंजाब में प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपका चावल आ जाएगा, है ना। अब ऐसे ही गेहूं की बात कर लेते हैं। मुख्य आपकी क्या है, गेहूं और चावल होती है ना। तो अब देखो, गेहूं के कौन कौन से राज्यों में यहाँ पर हम मुख्य फसल कह सकते हैं, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में आपका जो है क्या है, गेहूं मुख्य फसल है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। हमने टॉपिक में क्या देखा था कि
अलग अलग राज्यों में कृषि की स्थिति क्या है, तो हम कुछ राज्य देखेंगे जिनमें कृषि की स्थिति क्या होती है। अभी मध्य प्रदेश देखा, उसके बाद हम कुछ और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना, यूपी, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखो यहाँ पर दालें में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश दालों में बहुत ही अच्छा उत्पादक राज्य है, दाल अच्छी होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप गन्ना में क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु प्रमुख खेती है। यानी कि गन्ना का जो उत्पादक है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका और तमिलनाडु में जो है गन्ना अच्छा उत्पादन होता है। यहाँ पर देखो फल और सब्जियां, बागवानी कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और बंगाल जैसे राज्य विभिन्न फसलों और फलों और सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। अभी यहाँ पर किसान जो है अब गेहूं और धान को छोड़कर अब किस में शिफ्ट हो रहा है, अब सब्जियों में शिफ्ट हो रहा है, फलों में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अब किसान को पता लग रहा है कि आपका धान गेहूं में जितना प्रॉफिट नहीं है जितना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है, यानी कि उद्यानिकी फसल में जितना फ़ायदा है उतना आपकी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स में उतना फ़ायदा नहीं है। यही इस लाइन में आपको बताया गया है ना। ठीक है, क्या है, भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरी है, यानी कि सब्जियां और फल जो है महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रही हैं भारत में। अब यहाँ पर देखो कृषि में चुनौतियां क्या है, टॉपिक में बताया था ना कृषि में चुनौतियां भी पढ़ेंगे, तो यही है कृषि में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं आपकी। तो यहाँ पर देखो खंडित भूमि जोत, 86% से अधिक भारतीय किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाली खेती का आकार आर्थिक दृष्टि रूप से अनुपयुक्त हो जाता है। यानी कि देखो जो 86% आपका किसान है ना, उसके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। और यहाँ पर सेकंड लाइन में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन समझ में आई, जो 86% भारत के जो किसान है उसके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। और जो है ना, अगर 2 एकड़ से कम जमीन है तो आपका आर्थिक दृष्टि से इस इतने कम भूमि में आपका जो है खेती करना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है। 2 एकड़ या फिर 1-2 हेक्टर हैं तो आपके पास 1 हेक्टर से अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा खेती करना, नहीं तो आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुपयुक्त हो जाता है। यही इस लाइन में बताया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो आप। ठीक है, और क्या आपकी चुनौतियां हैं, जल की कमी, मानसून की बारिश पर निर्भरता कृषि को अत्यधिक प्रभावित करती है। वर्षा के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील। ठीक है, यानी कि कभी वर्षा हो गई कभी नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। कभी वर्षा क्या है, बहुत सारे राज्यों में वर्षा आधारित खेती की जाती है। अगर वर्षा हो गई तो अच्छी फसल होगी, नहीं होगी तो जो है फसल बिगड़ जाती है, यानी कि किसानों का लाभ नहीं हानि हो जाती है, और है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम उत्पादकता। बड़े कार्यबल के बावजूद कृषि उत्पादकता भारत में यह दर वैश्विक मानकों की तुलना में कम है। यानी कि उत्पादकता कम होती है, आपकी लागत ज़्यादा लगेगी, आपका हर एक चीज़ ज़्यादा लगेगा, बाकी लास्ट में क्या है, उत्पादकता बहुत ही कम निकल रही है फसलों की छोटे किसानों के पास। इसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जैसे किसानों को उतनी सारी वैरायटीज़ के बारे में पता ना होना, उतना नॉलेज ना होना, ये सारी इसमें जो है चुनौतियाँ आ जाती हैं कम उत्पादकता में। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रौद्योगिकी तक सीमित में पहुंच। आधुनिक कृषि तकनीक और कई छोटे और सीमांत किसानों के लिए उन्नत मशीनरी उपलब्ध नहीं है। अब जो छोटा एक किसान है, आप मेरी बात सुनना, ठीक है, एक छोटा किसान है तो उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, और एक बड़ा किसान है उसके पास ट्रैक्टर है। तो अब वो बड़ा किसान क्या करेगा, उसका जब मन चाहे तब वह ट्रैक्टर खेत में ले जा सकता है, तो उसको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी पैसे की। बाकी एक छोटा किसान है, अगर उसे ट्रैक्टर की आवश्यकता भी है, उसे खेत में हल करने ले जाना भी है मिट्टी को, तो वह नहीं ले जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्थिक यानी कि कुछ पैसों की समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसा है, यहाँ पर यही दिया है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए उन्नत मशीनरी उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, सीमांत किसान यानी कि 1 हेक्टर से कम जमीन वाले, सॉरी 1 हेक्टर से कम जमीन जिसके पास रहता है उसे हम सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, तो उनके पास उपलब्ध यानी कि हाईटेक मशीनरी उपलब्ध नहीं है, जिससे भी यहाँ पर बहुत ही प्रभाव पड़ जाता है आपकी फसल उत्पादकता में। अब यहाँ पर देखो जलवायु परिवर्तन, सूखे, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि, बेमौसम बारिश से फसल की पैदावार और किसानों में आय में असर पड़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, आपका वर्षा आधारित खेती जहाँ पर होती है, कभी बेमौसम बारिश हो गई तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो आपकी फसल तब भी नष्ट हो जाएगी। यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आपका गैम्बलिंग की तरह हो गया। ये अगर फसल सही पानी अगर
गिर गया सही समय में तो आपकी फसल अच्छी उत्पादन हो जाएगी, नहीं तो आपका 50% चांस है कि आपका फसल यहाँ पर अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पर देखो भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति, यानी कि मैंने आपको टॉपिक में बताया था ना 3-4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वही है, ठीक है। यानी कि आपका हर एक राज्य है उनमें कृषि की स्थिति क्या है, ये आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। यही है आपका क्या है जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है ना आपका, वहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं आपका। जो आप देखोगे अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें यही सारे टॉपिक्स हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अलग से कोई नया टॉपिक मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर पंजाब की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर भारत के अन्न भंडार के रूप में जाने जाने वाला पंजाब उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। यानी कि भारत में अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लो, हो सकता है कि आपके मिड टर्म में 1 नंबर का एक MCQ यहाँ से बन जाए। और यहाँ पर डिटेल पढ़ते हैं, गेहूं और चावल राज्य की स्थिति। राज्य की कृषि अत्यधिक मशीनीकृत है और किसानों को इससे लाभ मिलता है। मुख्य रूप से नहरों के माध्यम से सिंचाई की गारंटी की जाती है, यानी कि सिंचाई किससे की जाती है, नहरों के माध्यम से पंजाब में। हम यहाँ पर पर्टिकुलर अभी पंजाब स्टेट की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे इंडिया की, ठीक है। अभी हम और भी स्टेट की बात करेंगे, बाकी अभी हम फिलहाल पंजाब की बात कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि पंजाब के जो किसान हैं बहुत हाईटेक हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, नई नई यहाँ पर तकनीक है, नई नई चीज़ें उनको पता है। तो ये होता है कि पंजाब में किसान जो है थोड़ी ज़्यादा हाईटेक हैं, इसलिए वहाँ का जो है आपको उनको लाभ भी मिलता है कृषि में, है ना। और यहाँ पर देखो क्या है, हालांकि धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भूजल स्तर में कमी आई है। अब इन्होंने शुरू में जो है, जब आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी तो उसी समय से धान की खेती की जा रही है, धान और गेहूं की। मुख्य फोकस तो गेहूं में था, बाकी धान भी यहाँ पर उसी समय से बोई जा रही बहुत ज़्यादा। तो अब धान क्या है, धान बहुत ही ज़्यादा पानी लेने वाली फसल है, तो धान उस समय से लगाते आ रहे हैं। तो धान के कारण जो धान बहुत ज़्यादा पानी लेती है, 1 किलो बनने में लगभग 4 से 5 हज़ार लीटर आपका धान पानी ले लेती है ना। तो उसी के चक्कर में यहाँ का भूजल स्तर नीचे चले गया और पानी की यहाँ पर कमी आ रही है धीरे धीरे। और चुनौतियाँ देखो यहाँ पर पंजाब में चुनौतियाँ क्या है, घटता जल स्तर, गिरती मृदा स्वास्थ्य, स्थिर फसल पैदावार तथा गेहूं धान फसल चक्र पर अत्यधिक निर्भरता। पानी का स्तर बहुत जल्दी गिर रहा है, और जो मिट्टी है उसकी भी स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि उसके मिट्टी की स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कि एक ही मिट्टी पर तुम लगातार एक ही फसल लोगे तो उससे क्या है, उसी फसल के न्यूट्रिएंट्स वहां से जाते रहते हैं। इसलिए हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी भी जो है उसकी वहाँ पर उपज भी अच्छी बढ़ती रहे। अब हम सेकेंड जो है स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, गेहूं चावल और गन्ना सहित खाद्यान्न का एक प्रमुख उत्पादक है। आपने गन्ना जो है, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गन्ना सबसे ज़्यादा होता है आपका उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर देखो राज्य दूध उत्पादन में भी अग्रणी है, जो कि एक महत्वपूर्ण है। अब ये जो करंट डाटा रहते हैं ये कभी भी चेंजेस होते रहते हैं। ये अभी जो यूपी चल रहा है, हो सकता है फिर उसके बाद क्या है गुजरात आ जाए, कभी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल आ जाए। तो ये जो है आपका करंट सिनेरियो है, इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये हर एक समय में चेंजेस होते रहते हैं ये डाटा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो कभी नहीं बदलते, और कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि गन्ना उत्पादन में पहला स्थान किसका है, सोयाबीन उत्पादन में किसका है पहला स्थान। कुछ समय पहले महाराष्ट्र था, फिर अभी मध्य प्रदेश है, हो सकता है फिर महाराष्ट्र जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अपडेट टू अपडेट वहाँ पर मिलती रहती हैं, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाना। और आपको नोट्स की ज़रूरत है, BSc हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के ऐसे ही नोट्स चाहिए, हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम। अगर आपको, मेरे पास दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाके मुझसे कांटेक्ट कर लेना, या फिर डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको ओनली ऑन 99 रुपीज़ में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप BSc हॉर्टिकल्चर के हों या फॉरेस्ट्री के हों या फिर एग्रीकल्चर के हों। मेरा नंबर है 9424925823, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप इसमें कॉल भी कर सकते हो। अब यहाँ पर फिर से अपने किस में जाते हैं, टॉपिक में जाते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनौतियाँ क्या हैं, तो देखो खंडित भूमि जोत, यानी कम आपके किसान के पास बहुत ही खंड में, यानी कि खंडित भूमि जोत यानी कि
खंड खंड में आपके मतलब इतना एकड़ है, उसके पास किसान के पास 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, तो बहुत ही कम जमीन है एक किसान के पास, ठीक है। और आप चुनौतियां तो हर एक प्रदेश में भी लगभग लगभग सेम ही होती हैं, तो आप उसको लिख सकते हो। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो है आपका संतरा उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, उद्यानिकी फसल है ये, है ना। यहाँ पर देखो कपास, गन्ना, दालें और बागवानी फसल जैसे कि अंगूर, अनार, संतरे जैसी फसल का अग्रणी उत्पादक है, याद रख लेना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखो राज्य ने कृषि निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति है, यानी कि कृषि के जो है ना, कृषि भी जितने उत्पाद होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा निर्यात करता है, उसमें उल्लेखनीय यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी प्रगति हो रही है, ये उल्लेखनीय है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विशेषकर फलों में, ठीक है, मतलब किसमें, विशेषकर फलों में यहाँ पर निर्यात की जा रही, किसमें, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टेट यानी कि कौन सा प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि की क्या यहाँ पर जो है प्रभाव है, ठीक है। भारत में दालों और तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक होने के लिए जाना जाता है। दालों और तिलहन फसल में मध्य प्रदेश बहुत ही आगे है। यहाँ पर हमेशा दाल उत्पादन या फिर तिलहन जो उत्पादन जो फसलें हैं उसके नंबर में ये मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को खेती से मजबूती मिली है, यानी कि राज्य की जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको खेती से, यानी कि खेती पर ही निर्भर है आपका लगभग लगभग मध्य प्रदेश। 80% मध्य प्रदेश जो है खेती पर ही निर्भर होता है यहाँ की जनता, ठीक है। गेहूं, दालें, सोयाबीन और चना। सोयाबीन में तो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी वेराइटीज़ आपकी JNKV ने यहाँ पर डेवलप की हैं, उसी कारण यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश कह सकते हैं कि सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम नंबर पर रहता है, ठीक है। और चना में भी जो है मध्य प्रदेश हमेशा लगभग लगभग प्रथम स्थान पर रहता है। गेहूं में तो आपका यूपी है, ठीक है। चुनौतियां, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो कि कृषि पर चुनौती करती हैं। अच्छी वर्षा के बावजूद सिंचाई कवरेज सीमित है और किसान पानी के लिए मानसून पर निर्भर रहता है। आप यहाँ पर देखे होंगे, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो लगभग 80% या 50% किसान है ना खेती करने के लिए कृषि वर्षा पर निर्भर है। बहुत ही कम किसान हैं, जिन उन्नत किसान हैं जिनके पास अपना खुद का यहाँ पर सिंचाई करने की सुविधा होगी, है ना। तो बहुत यहाँ पर पानी की वर्षा तो अच्छी होती, बाकी उसका यूज़ नहीं कर पाते, और इतने यहाँ पर अमीर भी नहीं है जहाँ भारत मध्य प्रदेश के किसान जो अपने लिए खुद का एक सिंचाई का यहाँ पर पर्सनल यहाँ पर अपने लिए डेवलप्ड कर पाए, है ना। नेक्स्ट स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु भी बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। चावल और बागवानी फसलों का उत्पादक है, ठीक है, बागवानी फसलों का उत्पादक है, ये याद रखना। चावल ना भी याद रखोगे तो भी चलेगा। तमिलनाडु में कृषि जल की कमी अनियमित वर्षा से प्रभावित हुई है, ठीक है। तमिलनाडु में कृषि जल की कमी और अनियमित वर्षा से, जो तमिलनाडु की कृषि ना वो किससे प्रभावित हुई है, जल की कमी, ठीक है, और अनियमित वर्षा यानी कि कभी भी वर्षा हो जाना, इससे प्रभावित हो जाती है। वर्षा एक ऐसी चीज है जो समय पर हो तो बहुत अच्छी है, अगर समय पर नहीं होती तो भी खराब, समय के बाद होती तो भी खराब। ये आपकी चीजें हो जाती हैं वर्षा पर डिपेंड, ठीक है, वर्षाधारित खेती में। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो पश्चिम बंगाल में क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत की मतलब किसानों की आय कितनी है भारत में, ये टॉपिक नेक्स्ट है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक आप हो यहाँ पर 10-15 मिनट से आप यहाँ पर हो, मतलब आप सीरियस हो, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ भी ये प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दो। आप सपोर्ट बनाए रखोगे तो मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। एग्री एम्पायर पर आपको अपडेट्स और थ्योरी बेस्ड एंड MCQs और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल चावल, जूट और मछली का शीर्ष उत्पादक राज्य है। मछली का तो इम्पोर्टेंट है, मछली तो याद ही रखना। पश्चिम बंगाल मछली उत्पादन का शीर्ष उत्पादक राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। आप जूट और चावल ना भी याद रखो तो चल जाएगा, बाकी मछली आपको याद रखनी। मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। राज्य में उपजाऊ मिट्टी, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध है, लेकिन बाढ़ से अक्सर फसल
पैदावार प्रभावित होती है। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आई होंगी। बहुत सारी नदियों के कारण पानी तो है, बाकी बाढ़ आ जाती है तो उससे फसल पैदावार प्रभावित होती है, यानी कि इफेक्ट होती है। प्रभावित यानी कि प्रभावित यानी क्या समझोगे आप, इफेक्ट होती है ना, उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। चुनौती क्या है पश्चिम बंगाल में, बाढ़, पुरानी कृषि पद्धतियां और ग्रामीण गरीबी कृषि उत्पादकता के लिए चुनौतियां हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर गरीबी और किसान उतना उन्नत और पैसा ना होने के कारण अच्छे से किसानी नहीं कर पाते और उनकी यहाँ पर उत्पादकता एंड जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा जो है क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है ना। अब यहाँ पर देखो, भारत में ग्रामीण लोगों और किसानों की आय, यानी कि आपकी भारत में आय कितनी है आपके किसानों की, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। किसानों की औसत आय, भारत की एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय थी, ठीक है, लगभग 2018 की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है ना एक किसान की आय कितनी है। यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार 2018 में ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी। 2018 के अनुसार है ना, 2018 में एक किसान की आय कितनी थी, 10,218 रुपये मासिक आय थी। ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बता दिया, बाकी औसत निकालते हैं तो इतना ही आता है। बाकी आप प्रेजेंट यहाँ पर घूमोगे गांव में तो 10,000 भी बहुत बड़ी बात होती है, मासिक आय 10,000 भी नहीं पहुँचती है एक किसान की, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है देखते हैं, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट, इसमें मजदूरी, खेती, पशुधन और गैर कृषि आय शामिल है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया इसने, इसमें सिर्फ कृषि आपकी खेती ही शामिल नहीं है, इसमें आपका किसान मजदूरी कर लेगा तो उसको भी शामिल कर लिया। पशुधन है, पशु है किसान के पास, पशु से अगर पैसा आ गया दूध बेच के तो उसे भी शामिल कर लिया है। गैर कृषि यानी कि कृषि के अलावा भी आप कुछ काम कर रहे हो किसान, तो उसकी भी आय को यहाँ पर इसने जो है वो कर लिया है, सबमिट कर लिया है। उसके अनुसार यहाँ पर 10,218 आपकी जो है आय बताई गई 2018 में, जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि ये पूछ ले 2018 के अनुसार भारत में किसानों की औसतन मासिक आय कितनी थी, तो 10,218 रुपये आपकी औसतन मासिक आय थी, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो, कृषि क्षेत्र विभिन्नताएं, पंजाब उच्चतम औसत मासिक आय कितनी, पंजाब की अगर बात करें, ये तो आपको मैंने क्या बताया 10,218, ये तो पूरे इंडिया की है, ये तो पूरे भारत के किसान की औसत आय है। बाकी पर्टिकुलर मैं पंजाब की बात करूं तो क्या लिखा है देखो, 18,000 से भी अधिक, यानी कि लगभग इससे तो 2-3 गुना ज़्यादा ही है ना, मतलब 10,000 यहाँ पर और भारत की है और पंजाब की देखो 18,000। तो यही फ़र्क हो जाता है बहुत सारी उन्नत मशीनरीज के चलते हुए किसानों की औसत आय में, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, अब ये पंजाब का हो गया 18,000 से अधिक, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ की किसानों की आय कितनी कम है, देखो 7,000 से 9,000 के बीच सिमट गए। यहाँ पर जस्ट डबल है, यहाँ पर पंजाब में यहाँ पर 9,000 है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में 9,000 है, तो पंजाब की 18,000 है, यानी कि जस्ट डबल आए हैं यहाँ पर, है ना, पंजाब में। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है ये। और देखो यहाँ पर आय के स्रोत क्या क्या है, मतलब किसानों के आय के स्रोत क्या है। अब यहाँ से ना आपके लिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है, आपसे पूछ लेगा मिड टर्म में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में किसानों की जो आय है उसके स्रोत क्या क्या है, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब आप MPPAT या फिर ICR का एग्जाम नहीं दे रहे हो, अब आप जो है डिग्री में आ गए, यानी कि आप जो है कोर्स करने लगे, तो आपको थ्योरी में भी आंसर्स याद होने चाहिए। MCQ में तो ऐसा होता है कि एक लाइन याद कर ली, उसके अगर याद आ गया तो हमने टिक कर दिया। बाकी अगर यहाँ पर आपसे मिड टर्म में ये पूछा जाएगा कि 5 किसानों के स्रोत के आय के नाम लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए याद रखना, इसलिए मैं आपके लिए थ्योरी वाली आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ ना। एग्री एम्पायर पर थ्योरी की पहली क्लास है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एग्रीकल्चर ग्रुप्स, हॉर्टिकल्चर ग्रुप्स में, सभी जगह जितना हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। वीडियो का एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की जो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आज। और जो है नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, 3-4 क्लासेस में आपका ये सब्जेक्ट मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। 2 तारीख से RVS KV के एग्ज़ाम है एंड 7 तारीख से JNKV के एग्ज़ाम से, ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है एग्री एम्पायर पर, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना, जिससे आपको हर एक चीज़ें मिलती रहें।
यहाँ पर देखो आय के स्रोत क्या है, कृषि के अलावा कई ग्रामीण परिवार जीवन यापन के लिए मजदूरी, धन प्रेषण और अन्य गैर कृषि पर गतिविधियों पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। और अभी जो है प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या है, मनरेगा, ठीक है, ये भी चलाया जाता है। इसमें किसानों को ना 300 दिनों तक यहाँ पर गारंटी यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। सॉरी, यहाँ पर 90 दिनों तक, है ना, 3 महीनों तक। मैंने 300 दिन 3 महीने बोलने वाला था, बाकी 3 महीने 300 दिन यहाँ पर निकल गए, है ना। तो यहाँ पर 90 दिन के लिए आपको जो है गारंटी यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। किसमें, ग्रामीण किसानों को। प्रधानमंत्री मनरेगा, आपने सुना होगा मनरेगा, है ना, गाँव में चलता है मनरेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ग्रामीण रोजगार और आय वितरण। भारत की लगभग 70% ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, यानी कि 68 शुरू में पढ़ा था और अभी 70, मतलब 68 से 70% जो है भारत की आबादी वो कृषि पर निर्भर है अपनी आय के लिए। ग्रामीण आय कई स्रोतों से आती है, जैसे कृषि, है ना। ये नहीं कह सकते कि आप जो ग्रामीण में जो किसान रहता है उसकी सिर्फ कृषि से ही आय होती है। वो मजदूरी कर सकता है, वो मनरेगा में जा सकता है, वो किसी के इधर घर में जाकर काम कर सकता है, वो गैर परंपरागत कृषि स्रोत भी ला सकता है। तो यहाँ पर देखो और क्या है आपके लिए, ग्रामीण श्रम बाजार, जैसे कि गैर कृषि गतिविधियां जैसे निर्माण। ठीक है, यानी कि मतलब गैर कृषि परंपरागत स्रोत में क्या कह सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो मूर्ति बना लिया तो उससे आय हो गई, तो वो भी आपके किसानों की आय में सबमिट यानी कि मिला लिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार, मनरेगा जैसी सरकारी योजनाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मनरेगा, है ना, सरकारी योजनाएं हैं, इसके तहत भी जो है किसानों को रोजगार दिया जाता है। और जो है यहाँ पर देखो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये लोग। अब यहाँ पर देखो मनरेगा लिखा है, इसका तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिखा दिया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 100 दिनों का यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। मैंने 90 दिन कहे थे, यानी कि लगभग 3 महीने मेरे को याद थे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 दिन होते हैं, तो 100 दिन कर लेना उसको 90 दिन के अलावा। ठीक है, प्रदान किया जाता है, जिससे कि ग्रामीण आय स्थिरता में सुधार है, यानी कि जो 100 दिन का जो आपका रोजगार दिया जाता है, इससे आपको जो है ग्रामीण जो किसानों हैं उसकी आय में जो है स्थिरता बनी हुई है अभी। ये आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आजीविका परिभाषा, अवधारणा और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का पैटर्न, है ना। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो आपके ला दूंगा। इस टॉपिक के बाद आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपकी चर्चा होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।